प्रिय विद्यार्थियों, बीए पार्ट थर्ड विषय इतिहास में आपके टॉपिक चल रहा था स्वाधीनता के लिए संघर्ष, जिसे हम गांधी युग के नाम से भी जान सकते हैं, जो जाना जाता है 1920 से 1947 ईस्वी तक। पिछले लेसन में अपन ने पढ़ा था असहयोग आंदोलन गांधी जी द्वारा प्रारंभ किया गया था, और उसी के बारे में उसी लेसन के दौरान मैंने बताया था किस प्रकार गांधी जी ने चोरा चोरी हत्याकांड किया के कारण असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था, और अंग्रेजों ने मौके का फायदा उठाते हुए गांधी जी को कैद कर लिया था। तो इस प्रकार गांधी जी अंग्रेजों की गिरफ्त में थे, यानी जेल में थे, और इस समय देश में निराशा का माहौल था, क्योंकि अंग्रेजों को परेशान करने वाले एकमात्र प्रमुख नेता थे गांधी जी, और गांधी जी जेल में थे। तो चारों तरफ निराशा का माहौल उत्पन्न हो गया पूरे भारत में, भाई कि अब करे क्या। तो उसी समय कहा जाता है कि कुछ ऐसी विचारधारा वाले व्यक्ति भी थे जो ये सोचते थे कि अब हमें इस निराशा वाले माहौल से बाहर निकलने के लिए क्या करना चाहिए कि हमें विधान मंडलों में, यानी विधान मंडलों के जो चुनाव होते हैं उन चुनावों में भाग लेना है, निर्वाचित होना है, और विधान मंडल की कार्यवाही को बाधित करना है। ऐसे सारे अध्यादेश पर विरोध प्रकट करवाना है, उन्हें रोकने की कोशिश करना है जो भारतीयों के खिलाफ हो। यानी कि कहने का सार ये है कि कुछ ऐसी विचारधारा वाले व्यक्ति थे जो चाहते थे कि अब हम विधान मंडलों में जाए चुनकर और वहाँ सरकार की प्रक्रिया में बाधा डालें। तो इसी क्रम में कहा जाता है दिसंबर 1922 ईस्वी में गया, जो कि बिहार में है, यहां कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। इसके अध्यक्ष चित्तरंजन दास थे। जिन्हें शॉर्ट रूप में CR दास के नाम से भी जाना जाता है। तो इस दिसंबर 1920 में जो गया में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, इस अधिवेशन के दौरान अध्यक्ष थे CR दास जी। इन्होंने अपनी विचारधारा प्रकट की कि भाई हमें विधानमंडलों में भाग लेना चाहिए, और ये प्रस्ताव पढ़कर सबके सामने अवगत कराया। लेकिन इसी अधिवेशन के दौरान कहा जाता है कि राजगोपालचारी ने विरोध प्रकट कर दिया। यानी ये चाहते हैं कि भाई विधानमंडलों में भाग ले, लेकिन इन्होंने विरोध प्रकट कर दिया और अधिकतर कांग्रेसी भी इनके साथ हो गए। तो इसके विरोध में जाकर ये जो अध्यक्ष थे CR दास, वो क्या करते हैं, अध्यक्ष पद से त्याग पत्र दे देते हैं, क्योंकि इनकी बात नहीं मान रही है कांग्रेस अध्यक्ष होने के पश्चात भी। तो ये क्या करते हैं, विरोध प्रकट करते हुए अध्यक्ष पद से त्याग पत्र दे देते हैं, और कांग्रेस की सदस्य भी त्याग देते हैं। और इनके साथ साथ मोतीलाल नेहरू भी कांग्रेस की सदस्यता से त्याग पत्र दे देते थे। यानी इस अधिवेशन के दौरान दो व्यक्ति कांग्रेस से बहिष्कृत हो जाते। अब इसके पश्चात CR दास व मोतीलाल नेहरू दोनों मिलकर क्या करते हैं, अब दोनों एक ही विचारधारा वाले व्यक्ति होते हैं, भाई हम विधानमंडलों में जाएंगे, बहिष्कार करेंगे, विरोध करेंगे, उनके जो अध्यादेश भारतीयों के खिलाफ बनाए जाते हैं। तो मार्च 1923
दोनों क्या करते हैं, मोतीलाल नेहरू व CR दास दोनों मार्च 1923 ईस्वी में इलाहाबाद में एक पार्टी का गठन करते हैं जिसका नाम होता है कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी। इस पार्टी का गठन CR दास और मोतीलाल नेहरू द्वारा मार्च 1923 में इलाहाबाद में किया जाता है और यही पार्टी इतिहास में स्वराज पार्टी के नाम से भी जानी जाती है। तो कहा जाता है, रिपीट कर रहा हूं वापिस, गांधी जी कैद में थे, निराशा का माहौल था, अतः एक ऐसी विचारधारा वाले लोग होते हैं जो कहते हैं कि यार हमें विधानमंडलों में भाग लेना है, सरकार की प्रक्रिया में बाधा पहुंचानी है। तो इसी को लेकर दिसंबर में कांग्रेस का अधिवेशन होता है, गया में अध्यक्ष होते हैं CR दास। ये चाहते हैं भाई भाग लें विधानमंडलों में, लेकिन ये और अधिकतर कांग्रेसी विरोध करते हैं। तो विरोध स्वरूप क्या करते हैं, ये त्यागपत्र देते हैं और इनका साथ देते हैं मोतीलाल जी नेहरू, और दोनों मिलकर क्या करते हैं, एक ही विचारधारा वाले होते हैं। तो मार्च 1923 ईस्वी में इलाहाबाद में स्वराज पार्टी का गठन कर देते हैं और इसका दूसरा नाम है कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी। यह नाम इसलिए रखते हैं क्योंकि कांग्रेस के खिलाफ थे ये, और नाम हो गया स्वराज पार्टी। इस प्रकार एक नई पार्टी का गठन होता है और इसके पश्चात कहा जाता है कि बाद में 19 सितंबर 1923 ईस्वी में दिल्ली में कांग्रेस का अधिवेशन होता है। इस अधिवेशन में जिसकी अध्यक्षता करते हैं कौन, मौलाना आजाद, ये इसके अध्यक्ष होते हैं। इस कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन के दौरान क्या होता है, कांग्रेस के जो अध्यक्ष होते हैं मौलाना आजाद, वह कांग्रेसी, वो क्या करते हैं, इस पार्टी को मान्यता दे देते हैं और इस प्रकार मान्यता देने के कारण क्या होता है, कांग्रेस का एक और विभाजन होने से बच जाता है। आपको पता है कि कांग्रेस में 1907 का सूरत अधिवेशन हुआ था। कांग्रेस दो गुटों में विभाजित हो गई थी, नरम दल और गरम दल में। उसके पश्चात 1916 ईस्वी में जो लखनऊ अधिवेशन होता है उसमें दोनों में पुनः एकता स्थापित होती है, लेकिन इस अधिवेशन के दौरान पुनः विभाजन दिखने लगता है। लेकिन बाद में क्या होता है, बाद में सितंबर 1923 ईस्वी में जो दिल्ली अधिवेशन होता है, यहाँ कांग्रेस क्या करती है, इस पार्टी को मान्यता दे देती है। इसके पश्चात क्या होता है, गांधी जी भी जेल से रिहा हो जाते हैं और गांधी जी भी इन्हें समर्थन दे देते हैं और मान्यता दे देते हैं। कांग्रेस इनका समर्थन करती है, कांग्रेस इनको मान्यता देती है, अब आप चुनाव लड़ सकते हैं। इस प्रकार कहा जाता है कि 1923 ईस्वी में ही कांग्रेस ने समर्थन दे दिया, गांधी जी ने समर्थन दे दिया, बड़ा जन समर्थन मिला और कहा जाता है 1923 ईस्वी में ही जो चुनाव होते हैं 101 सीटों पर, जिनमें 42 सीट पर इस पार्टी को सफलता प्राप्त होती है, यानी पूर्ण बहुमत इनके पास हो जाता है। तो ये जो सफलता मिलती है, सफलता से कांग्रेसी बड़े उत्साहित होते हैं और कहा जाता है कि ये विधानमंडलों में जाते हैं और विधानमंडलों में जाने के पश्चात कहीं सफल कार्य करते हैं, क्योंकि इनका एक ही उद्देश्य था कि सरकार के कार्य प्रणाली में बाधा पहुंचानी है। और बाधा किस प्रकार पहुंचानी है कि ऐसा कोई भी अध्यादेश लागू ना किया जा सके जो भारतीयों के खिलाफ हो। अब 101 में से 42 सीटों पर विजय प्राप्त होती है। इसके पश्चात कहा जाता है कि ये विधानमंडलों की प्रक्रिया में
भाग लेती है और सफल कार्य। अब क्या करती है, विधानमंडलों में जाने के पश्चात इनके जो कार्य होते हैं जिन्हें हम सफल कह सकते हैं, क्या है, उत्तरदायी शासन स्थापित करने का प्रस्ताव, पहला सफल कार्य क्या करती है, यह स्वराज पार्टी विधानमंडलों में जाकर उत्तरदायी शासन स्थापित करने का प्रस्ताव पास करवा लेती है। इसके अलावा दूसरा, नए संविधान का प्रस्ताव भी पारित करवा लेती है। भाई संविधान बनाना है, उसका प्रस्ताव भी ये पारित करवा लेती है। इसके अलावा गोलमेज सम्मेलन बुलाने का प्रस्ताव भी ये पारित करवा लेती। गोलमेज सम्मेलन हुए थे लंदन में, 3 हुए थे ये, इस सम्मेलन को बुलाने का प्रस्ताव भी पारित करवा लेती। इसी प्रकार श्रमिक हित के कार्य भी पास करवा लेती है। इस प्रकार इस स्वराज पार्टी को सफलता मिलती है और सफलता मिलने के पश्चात ये विधानमंडलों में भाग लेकर यह कार्य करवा लेती है, जो इतिहास में इस पार्टी के सफल कार्य कहलाते हैं। अब इसके बाद क्या होता है कि पार्टी पर एक संकट आ जाता है। पार्टी पर संकट आ जाता है कि 16 जून 1925 ईस्वी में जून 1925 ईस्वी में CR दास जी की मृत्यु हो जाती है। हालांकि इस पार्टी के नेता कौन होते हैं, नेता होते हैं मोतीलाल नेहरू। सर्वसम्मति से इन्हीं इस पार्टी का नेता बनाया जाता है, प्रमुख नेता। लेकिन कहा जाता है कि CR दास की 16 जून 1925 ईस्वी में मृत्यु हो जाती है और मृत्यु होने से के कारण बाद क्या होता है, यह दल कमजोर होने लगता है। और इसके पश्चात कहा जाता है कि 1926 ईस्वी में जो चुनाव होने वाले होते हैं उसका कांग्रेस बहिष्कार करती है। यानी पहले ही स्थिति कमजोर हो चुकी है इस पार्टी की। क्यों? क्योंकि CR दास और मोतीलाल नेहरू 2 ही प्रमुख नेता थे। तो CR दास की मृत्यु हो जाती है, सबसे सक्रिय कार्यकर्ता होते हैं। 1925 ईस्वी में मृत्यु हो जाने के कारण क्या होता है, पार्टी कमजोर हो जाती है। इसके बाद कहा जाता है 1926 ईस्वी में पुनः चुनाव होते हैं, लेकिन क्या करती है कांग्रेस, डिसाइड कर देती है कि भाई हम विरोध करेंगे और विरोध स्वरूप क्या करेंगे, चुनाव का बहिष्कार करेंगे। तो यहाँ कुछ आशा मिलने की संभावना थी, लेकिन बहिष्कार किया जाता है। इस प्रकार पार्टी समाप्त हो जाती है। तो ये था स्वराज पार्टी का निर्माण किस प्रकार से हुआ, निर्माणकर्ता कौन थे, किस प्रकार सफलता मिली, किस प्रकार सफल कार्य किए और किस प्रकार पार्टी कमजोर हुई और उसका अस्तित्व समाप्ति की ओर अग्रसर हो गया। इसके पश्चात नेक्स्ट टॉपिक है आपका, वो है साइमन कमीशन। साइमन कमीशन बहुत ही इतिहास में महत्वपूर्ण स्थान रखता है, क्योंकि इस कमीशन का हर जगह, यानी जैसे ही ये भारत में आया, हर जगह इस कमीशन का विरोध हुआ।
हर जगह एक ही नारे लगे, साइमन वापस जाओ, साइमन वापस जाओ। तो नेक्स्ट टॉपिक आता है आपके साइमन कमीशन। साइमन कमीशन का जो गठन होता है उसके पीछे एक ऐतिहासिक बात है कि आपको पता है 1919 अधिनियम पढ़ा था अपन ने। इस अधिनियम में जब यह लागू किया जा रहा था, भारतीयों के लिए बनाया गया था, जिसमें भारत शासन मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम भी कहा जाता है। इस अधिनियम में एक बात यह थी कि इस अधिनियम के लागू होने के प्रति यानी अगले 10 वर्ष पश्चात, यानी जब से अधिनियम लागू होता है उसके अगले 10 वर्ष पश्चात एक आयोग का गठन किया जाएगा और उस आयोग का गठन इस बात पर किया जाएगा कि भारत में उत्तरदायी शासन की स्थापना के लिए क्या प्रयास किए गए। तो इसी अधिनियम में ये बात थी। तो कहा जाता है कि 1919 अधिनियम जो कि 1921 में लागू किया गया था, तो 10 वर्ष पश्चात से तात्पर्य क्या होता है कि 1931 ईस्वी में उस आयोग का गठन किया जाना चाहिए था इस अधिनियम के आधार पर। यानी क्या था, एक आयोग का गठन किया जाएगा अगले 10 वर्ष पश्चात। तो यह लागू किया गया था 1921 में, तो 10 वर्ष होते हैं 1931 में। तो 1931 में आयोग का गठन करना था, या फिर 1919 भी मान के चले तो 1929 ईस्वी, यानी 10 वर्ष पश्चात क्या होता है 1929 ईस्वी। तो इस आयोग का गठन करने का सन कौन सा होना चाहिए, या तो 1929 या 1931। लेकिन क्या हुआ उस समय 1927 ईस्वी में ही गठन करने का डिसीजन ले लिया गया। कहा जाता है कि इसके पीछे एक कारण था। कारण यह था कि 1929 ईस्वी में ब्रिटेन में चुनाव होने वाले थे। कहां पर चुनाव होने वाले थे? ब्रिटेन में। और उस समय जो सत्ता में थी पार्टी, उनको डर था कि ये जो चुनाव होंगे, इन चुनावों में ब्रिटेन में जो लेबर पार्टी है, जिसे मजदूर दल भी कहा जाता है, इसे सफलता मिलेगी और यह सरकार बनाएगी। और यह मजदूर पार्टी या लेबर पार्टी जो है, ये क्या करेगी, ये भारतीयों के हित के बारे में सोचेगी और ऐसा ना हो कि भारतीयों को शासन सत्ता सौंप दे। तो रिपीट कर रहा हूं वापिस, साइमन कमीशन का गठन का आधार क्या था? 1919 अधिनियम में 10 वर्ष पश्चात एक आयोग का गठन किया जाएगा जो ये देखेगा भाई उत्तरदायी शासन के लिए क्या किए गए अंग्रेजों द्वारा। 1919 अधिनियम के 10 साल यानी 1929 ईस्वी में लागू होना चाहिए था, या फिर 1921 में जो ये अधिनियम लागू किया गया था इसके 10 साल बाद 1931 ईस्वी। तो या तो इस समय लागू होना था या इस समय लागू होना था, लेकिन अंग्रेजों ने क्या कर दिया, 1927 में इसका गठन कर दिया। कारण क्या था? कारण ये था कि 1929 में चुनाव होने वाले थे ब्रिटेन में, और सत्ताधीन पार्टी जो थी उन्हें डर था कि लेबर पार्टी को विजय प्राप्त होगी, और विजय प्राप्त होने के पश्चात ऐसा ना हो कि वो भारत को पूर्ण स्वराज्य दे दे। इसीलिए 1927 ईस्वी में ही इसका गठन कर दिया। 1927 ईस्वी 8 नवंबर को गठन किया गया। किसके द्वारा? ब्रिटेन के प्रधानमंत्री द्वारा। तो ये कारण था कि 2 साल पहले या 4 साल पहले इसका गठन कर दिया। अब साइमन कमीशन जो था, साइमन कमीशन इसका जो अध्यक्ष था सर जॉन
साइमन, ये इसका अध्यक्ष था। और इसी के कारण इस आयोग को साइमन कमीशन कहा जाता है। इसमें जॉन साइमन के अलावा 6 सदस्य और थे और वो भी अंग्रेज थे। यानी अध्यक्ष समेत कुल साइमन कमीशन में 7 सदस्य थे और 7 ही अंग्रेज थे। अब जहां पर भी, अब जैसे ही इसका गठन किया गया, अब जाइए भारत जाइए, जांच कीजिए, तो कहा जाता है कि भारत में जहां जहां यह दल गया, यह कमीशन गया, हर जगह इसका विरोध किया गया। साइमन कमीशन वापस जाओ, हर जगह इसका बहिष्कार किया गया। और बहिष्कार करने का कारण यह था कि इसके सारे सदस्य अंग्रेज थे और अंग्रेजों के मन में यह था ही नहीं कि भारत को पूर्ण स्वराज्य दे दे। तो भारतीयों ने विरोध इसलिए किया भी इसमें भारतीयों को भी शामिल किया जाए, लेकिन नहीं थे। तो हर जगह इस साइमन कमीशन का बहिष्कार किया गया और साइमन गो बैक यानी साइमन वापस जाओ के नारे लगाए गए। और कहा जाता है कि लाहौर में ही लाला लाजपत राय जो बीमारी हालत में थे, उन्होंने इसका विरोध किया। और विरोध करने के कारण कहा जाता है कि कुछ अंग्रेजों ने लाला लाजपत राय पर लाठियों से प्रहार किए, क्योंकि विरोध कर रहे थे। और लाठियों से प्रहार किया तो लाला लाजपत राय, इनको लाला जी भी कहा जाता है, इन्होंने कहा था मेरे ऊपर जो लाठियों से प्रहार किए गए यानी लाला लाजपत राय की लाठियों के प्रहार किए गए, वह ब्रिटिश साम्राज्य वही ब्रिटिश साम्राज्य की ताबूत की आखिरी कील साबित होगी। यानी लाला लाजपत राय, जिन्हें लाला जी भी कहा जाता है, लगातार लाठियों के वार खा रहे थे, लाठियां की चोट से फिर भी परेशान नहीं हो रहे थे। और लाठियां खाते खाते भी ये कहते हैं कि मेरे ऊपर जो अंग्रेजों ने लाठियों से प्रहार किए हैं वही ब्रिटिश साम्राज्य के ताबूत की आखिरी कील साबित होगी। और कहा जाता है कि इतनी जोरदार लाठियों से प्रहार किया गया कि बाद में लाला जी की मृत्यु हो जाती है। और मृत्यु होने के पश्चात कहा जाता है कि मृत्यु यानी लाला जी की मृत्यु का जिम्मेदार किसे माना जाता है? सैंडर्स को। सैंडर्स एक अंग्रेज अधिकारी होता है। तो क्या होता है, भगत सिंह वह चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह व चंद्रशेखर आजाद क्या करते, लाला जी की हत्या के इस आरोपी सैंडर्स की गोली मारकर हत्या कर देते। इस प्रकार इस हत्या का तो बदला भारतीय ले लेते हैं। लेकिन कहा जाता है कि तमाम भारतीय विरोधों के पश्चात भी मई 1930 ईस्वी में मई 1930 में यह रिपोर्ट अंग्रेजों को सौंप दी जाती है, जिसे जून 1930 में प्रकाशित किया जाता है। यानी
तमाम भारतीयों के विरोध के पश्चात भी, लाला जी की मृत्यु के पश्चात भी, यहाँ तक कि नेहरू जी को भी कैद कर लिया जाता है। तमाम विरोध हो रहा है हर जगह साइमन कमीशन का, लेकिन फिर भी मई में यह कमीशन अपनी रिपोर्ट अंग्रेज सरकार को दे देता है और जून 1930 में यह रिपोर्ट प्रकाशित कर दी जाती है। अब रिपोर्ट में क्या है इसके बारे में कल विस्तार से अध्ययन करेंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू।